नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप जगत की खबरें शामिल होती हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो फिर जल्दी से शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर और पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियों की, और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली। इनफैक्ट खबर ये भी थी कि अगस्त के दूसरे हिस्से में इस कंपनी ने एथर एनर्जी, जो कि इसकी कंपेटिटर कंपनी है, उससे ज़्यादा बिक्री की है। 28 अगस्त तक के आंकड़े बताते हैं कि इस कंपनी ने 15,514 यूनिट बेची हैं, जबकि एथर की बिक्री 15,457 यूनिट पर पहुंची है। इसके अलावा खबर ये भी थी कि जेन 3 स्कूटर पोर्टफोलियो को PLI सर्टिफिकेशन मिला है, जिसकी वजह से इस शेयर में तेज़ी देखने को मिली है। और जेन 3 स्कूटर्स का आप देखेंगे तो इस कंपनी के कुल वॉल्यूम में 56% के आसपास का हिस्सा है। जेन 2 स्कूटर्स को ऑलरेडी सर्टिफिकेशन मिल चुका है, और जेन 2 और जेन 3 स्कूटर्स के जो सर्टिफिकेशन मिला है उसको मिला के अगर हम बात करें तो 2028 तक संभावित है कि इस कंपनी के पास 13 से 18% का इंसेंटिव आता हुआ दिखेगा। इस सर्टिफिकेशन से ही ऑटो बिजनेस के EBITDA पॉजिटिव होने में मदद मिलती हुई दिखेगी, जिस वजह से इस शेयर में हमने जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। 1 सितंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 63 रुपये 79 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, और 16.5% की मजबूती के साथ शेयर 62 रुपये 97 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 3 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि सॉफ्टबैंक की एंटिटी ने इस कंपनी में करीब 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी बेची है। इस एंटिटी का नाम है SVF2 ऑस्ट्रिच DE, जिसने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में कम की है। 15 जुलाई से लेकर 2 सितंबर के बीच में कुछ 9.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली इस एंटिटी की ओर से की गई है। आपको बता दें कि जून अंत तक इस एंटिटी के पास इस कंपनी का 17.83% हिस्सा था। 2% से ज़्यादा हिस्सा बिक्री हुई, जिस वजह से इनको सेबी के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज को इस बात का खुलासा करना पड़ा, जिस वजह से ये मामला सामने आया, और 4 सितंबर को इसके ऊपर स्टॉक ने रिएक्ट किया। 4 सितंबर को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 63 रुपये 71 पैसे तक की गिरावट के बाद 6.5% नीचे 64 रुपये 49 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम भी इसी स्पेस की कंपनी, इसकी कंपेटिटर कंपनी एथर एनर्जी का है। नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इस कंपनी ने, जिस वजह से एथर एनर्जी का शेयर इस हफ्ते 52 वीक हाई पर पहुंचता हुआ दिखा। इस कंपनी ने नेक्स्ट जेन स्कूटर प्लेटफॉर्म EL लॉन्च किया है। इसके साथ साथ कंपनी ने नए जमाने के और अपग्रेडेड स्कूटर्स भी दिखाए हैं, अनवील किया है, और एथर एनर्जी के कम्युनिटी डे 2025 के मौके पर ये स्कूटर्स दिखाए गए हैं। नए प्लेटफॉर्म के लॉन्च से कंपनी की जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और साथ ही आपको बता दें कि रिस्टा, जो कि इनकी पहले से मौजूद रेंज है, उसमें टच स्क्रीन, डैशबोर्ड और उसके साथ साथ नए कलर भी कंपनी की ओर से जोड़े गए हैं। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2026 तक स्टोर संख्या ये कंपनी बढ़ाकर 700 तक पहुंचा सकती है, और 20% EV मार्केट शेयर का ये कंपनी लक्ष्य लेकर चल रही है। 1 सितंबर को एथर एनर्जी के शेयर ने 512 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई तो टच किया, और करीब 9.25% की मजबूती के साथ 489 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। सेमीकंडक्टर यूनिट लॉन्च होने से CG पावर के शेयर में इस हफ्ते तेजी जारी रहती हुई दिखी। दरअसल खबर ये थी कि बीते गुरुवार को इस कंपनी की सब्सिडरी ने सेमीकंडक्टर यूनिट लॉन्च कर दी है, जिसकी जरिए पहली आउटसोर्स्ड असेंबली और टेस्टिंग फैसिलिटी लॉन्च कर दी गई है। इस लॉन्च से ये कंपनी फुल सर्विस OSAT सुविधा देने वाली कंपनियों में से एक बनकर सामने आई है। सेमीकंडक्टर यूनिट से साल अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बनकर सामने आएगी, जिसकी वजह से हमने देखा ब्रोकर्स भी पॉजिटिव होते हुए दिखे। मॉर्गन स्टैनली ने इनफैक्ट ओवरवेट रेटिंग के साथ इस कंपनी पर कवरेज शुरू करी और स्टॉक के लिए 799 रुपये का टारगेट दिया, जिसका इंपैक्ट हमने 1 सितंबर को शेयर में देखा। उस दिन CG पावर के शेयर में 726 रुपये 20 पैसे तक के उछाल के बाद करीब 3.5% ऊपर 718 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। जाइडस वेलनेस ने एक नया अधिग्रहण किया है, जिसके बाद इस शेयर में हमने जोश बनता हुआ दिखा है। इस कंपनी ने UK की कंफर्ट क्लिक नाम की कंपनी को 23.9 करोड़ पाउंड में खरीद लिया है। कंपनी ने विदेश में पहले अधिग्रहण की घोषणा की है, और इस अधिग्रहण से कंपनी की UK और EU यानी कि यूरोपियन मार्केट्स में एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि जो कंपनी को खरीदा जा रहा है उसका विटामिन, मिनरल और सप्लीमेंट यानी कि VMS सेगमेंट में कारोबार है, और यूरोप में आपको बता दें कि VMS का करीब 11 अरब पाउंड का मार्केट है, जिस वजह से इस शेयर में हमने ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। 1 सितंबर को जाइडस वेलनेस के शेयर में 2,249 रुपये 70 पैसे तक के उछाल के बाद करीब 11.25% की बढ़त के साथ 2,234 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।
इंडिगो को वेट लीज के लिए दोबारा मंजूरी मिलती हुई दिखी है। वेट लीज के लिए इस कंपनी को 6 महीने का एक्सटेंशन सरकार की ओर से मिला है। टर्किश एयरलाइन के 2 बोइंग 777 विमानों के लिए कंपनी को मंजूरी मिली है और फरवरी तक इस एक्सटेंशन के चलते दोनों विमानों को ही कंपनी ऑपरेट कर पाएगी। आपको बता दें, फरवरी 2023 में दोनों विमानों को इस कंपनी ने फ्लीट में शामिल किया था ताकि जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर डीजीसीए जो कि रेगुलेटर है एविएशन स्पेस का, उसकी ओर से छोटी अवधि के लिए ही वेट लीज की मंजूरी आती है। लेकिन इस कंपनी के लिए देखा जाए तो लगभग 2 साल के आसपास का एक्सटेंशन आ चुका है। 2 सितंबर को स्टॉक ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। इंडिगो का शेयर उस दिन 5710 रुपये तक उछल गया था, लेकिन क्लोजिंग करीब आधा % की बढ़त के साथ 5672 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास की सब्सिडरी का एक अहम कदम सामने आया है। दरअसल इस कंपनी की सब्सिडरी ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। अहिल्यानगर में नया प्लांट लगाने के लिए करार किया गया है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए करार किया गया है। आपको बता दें कि मैग्नेटिक महाराष्ट्र नाम की एक पहल है सरकार की, जिसके तहत ये नया प्लांट लगाया जाएगा, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 2 सितंबर को पीजी इलेक्ट्रोप्लास के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 556 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि डे हाई के बेहद करीब थी। शुगर सेक्टर के लिए इस हफ्ते एक राहत की खबर आई है। दरअसल सरकार ने एथेनॉल उत्पादन पर जो लगाम लगी थी, जो सीमा लगी थी, उसको हटा दिया है। 2025-26 सप्लाई ईयर के लिए ये सीमा हटाई गई है। तीनों तरह से, चाहे आप गन्ने के रस यानी कि शुगर केन जूस की बात करें, शुगर सिरप की बात करें या फिर मोलासिस के जरिए जो एथेनॉल का उत्पादन होता है, उसके ऊपर सीमा हटा दी गई है। इस फैसले से शुगर कंपनियों के एक तो रियलाइजेशन में सुधार होगा और उससे माना जा रहा है कि इनके मुनाफे में भी सुधार देखने को मिल सकता है। 2023-24 सप्लाई ईयर में ये सीमा तय की गई थी और गन्ने की उपलब्धता में कमी के चलते ये फैसला लिया गया था। लेकिन 2025 तक का जो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य है, उसको हासिल करने में भी इस कदम से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। 2 सितंबर को शुगर शेयरों में दमदार एक्शन था। 2% से लेकर 20% तक के उछाल के साथ शुगर शेयरों में उस दिन कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी में है आईजीएल और इस कंपनी ने सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए RVUNL के साथ एक जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर किया है। RVUNL यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इनके साथ ये करार किया गया है। इस जेवी कंपनी में आईजीएल का 74% और RVUNL का 26% हिस्सा होगा। गौरतलब है कि कंपनी के बोर्ड ने मार्च में ही जेवी बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी और अब जाकर इस जेवी को अंतिम रूप दिया गया है। 2 सितंबर को आईजीएल के शेयर में 218 रुपये 25 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और करीब 3% की मजबूती के साथ शेयर 217 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। मोबीक्विक के शेयर से एक बड़े निवेशक का एग्जिट हुआ, जिसके बाद इस शेयर में अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। 1 सितंबर को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि ADIA यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने इस कंपनी के करीब 16.5 लाख शेयर या यूं कहें 2% से ज़्यादा हिस्से की बिकवाली की है। 238 रुपये 45 पैसे के भाव पर बल्क डील के जरिए ये शेयर बेचे गए हैं 39 करोड़ 21 लाख रुपए की रकम में, जिसके जरिए ADIA का इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। इस खबर के चलते 2 सितंबर को शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और 284 रुपये 89 पैसे तक के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। यूपीएल ने थाईलैंड की एक कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। थाईलैंड की ग्रो केमिकल नाम की कंपनी है, जिसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी गई है। इस कंपनी की यूके की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी, स्टेप डाउन यानी कि सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी है, जिसने यूपीएल ग्लोबल के जरिए ये सौदा एग्जीक्यूट किया है। $7.6 लाख की रकम में दोनों कंपनियों के बीच में ये सौदा तय होता हुआ दिखा, जिसके बाद 2 सितंबर को यूपीएल के शेयर में करीब 2.5% की गिरावट देखने को मिली और इनफैक्ट पूरे हफ्ते में देखें इस अधिग्रहण के बाद शेयर में गिरावट का ही रुख देखने को मिला। लेकिन अधिग्रहण की खबर पर TBO टेक नाम की कंपनी में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यूएस की कंपनी क्लासिक वेकेशंस का इस कंपनी ने अधिग्रहण किया है। $12.5 करोड़ की रकम में यह अधिग्रहण पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इस अधिग्रहण से लग्जरी ट्रैवल मार्केट में इस कंपनी का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको बूस्ट मिलता हुआ दिखाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लासिक वेकेशंस के पास इस इंडस्ट्री में 5 दशक से ज़्यादा का अनुभव मौजूद है। 2 सितंबर को TBO टेक के शेयर में 1608 रुपये तक का उछाल देखने को मिला और करीब 15% की मजबूती के साथ शेयर 1590 रुपये के कारोबार स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा।
अदानी पावर को सरकार से एक अहम मंजूरी मिलती हुई दिखी है। कोयला मंत्रालय से इस कंपनी को एक अहम मंजूरी मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में स्थित धिरोली माइन में कामकाज शुरू करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिली है। और इस माइन की महत्वता ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि इस कंपनी की पहली कैप्टिव माइन है जिसको सरकार की ओर से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आपको बता दें कि धिरोली माइन का 6.5 MTPA का पीक उत्पादन होगा, जिससे इनको आत्मनिर्भर बनने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। 3 सितंबर को अदानी पावर के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 616 रुपये का हाई छुआ और कारोबार की क्लोजिंग मामूली बढ़त के साथ 608 रुपये 85 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। फेस्टिव सीजन से पहले फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। 20% से प्लेटफॉर्म फीस इस कंपनी की ओर से बढ़ा दी गई है। जो पहले 10 रुपये थी उसे बढ़ाकर अब 12 रुपये कर दिया गया है। अगस्त 2023 में पहली बार हुआ था जब इस कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस चार्ज की थी। उस समय 2 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस लगाई गई थी। इससे पहले आप बता दें, लास्ट टाइम एक साल से कम हुआ है जब इन्होंने अपनी फीस बढ़ाई थी। अक्टूबर 2024 में 2 बार इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 10 रुपये की थी, जिसे अब बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया है। 3 सितंबर को इसका इम्पैक्ट हमने देखा। उस दिन जोमैटो के शेयर 322 रुपये तक फिसलने के बाद करीब 1.25% ऊपर 326 रुपये 30 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ। येस बैंक में 5% तक हिस्सा खरीद सकता है एसएमबीसी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसएमबीसी की 25% तक हिस्सा खरीद को सीसीआई से भी मंजूरी मिल गई है। हाल ही में आपको याद होगा, हमने बताया भी था कि आरबीआई की ओर से एसएमबीसी को हिस्सा खरीद के लिए मंजूरी मिली है। मई 2025 में ही एसएमबीसी ने इस बैंक का 20% हिस्सा खरीदा था, यानी कि सीसीआई से मंजूरी मिलने के बाद अब इनके पास 5% की और गुंजाइश बचती है, जो कि 1 साल के लिए वैलिड है आरबीआई की मंजूरी। तो इस खबर के चलते 3 सितंबर को येस बैंक का शेयर 4% की मजबूती के साथ 20 रुपये 33 पैसे के स्तर पर डे हाई के करीब जाकर बंद होता हुआ दिखा। वारी एनर्जीज की ट्रांसफॉर्मर बिजनेस में एंट्री होती हुई दिखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 192 करोड़ रुपए की रकम में इस कंपनी ने कॉटसन्स प्राइवेट लिमिटेड का 64% हिस्सा खरीदा है। कॉटसन्स को आपको बता दें, ट्रांसफॉर्मर सॉल्यूशंस में महारत हासिल है। जिस तरह से इनकी एंट्री इस ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में होगी और इस अधिग्रहण से एक तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और दूसरा इस कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। 3 सितंबर को वारी एनर्जीज के शेयर में 3175 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन कारोबार के आखिरी घंटे में खरीदारी लौटी और शेयर करीब 1% की मजबूती के साथ 3226 रुपये 10 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। अफ्रीका के मार्केट में एंट्री की तैयारी में है इंडस टावर्स, जो कि एक टावर कंपनी है। अफ्रीका में विस्तार के लिए कंपनी को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। 3 देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नाइजीरिया, युगांडा और ज़ैम्बिया, जिससे इस कंपनी की शुरुआत होगी अफ्रीकन मार्केट्स में। और अफ्रीका में एंट्री से कंपनी का विदेश में पहला विस्तार होगा। वोडाफोन आइडिया के बकाये के चलते हालांकि इस कंपनी ने मई 2022 के बाद से कोई डिविडेंड की घोषणा नहीं की है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और मई 2025 में बोनस शेयर बायबैक पर एक बैठक भी होने वाली थी, जो कि टल चुकी है और अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। यही कारण है कि 3 सितंबर को इंडस टावर्स का शेयर 312 रुपये 55 पैसे तक फिसल गया था। हालांकि बाद में शेयर में रिकवरी लौटी और 1.5% की गिरावट के साथ 324 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। 5 सितंबर यानी कि शुक्रवार को खबर थी कि इस कंपनी की प्रमोटर भारती एयरटेल ने इस कंपनी के 68,76,000 शेयरों की खरीदारी की है और ये खरीदारी हुई है 25 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में। इनफैक्ट आपको बता दें, इस खबर के चलते ही 5 सितंबर को इंडस टावर्स में बड़ा इंपैक्ट बनता हुआ दिखा और शेयर अच्छी खासी मजबूती के साथ जाकर बंद होता हुआ दिखा। और ना केवल इंडस टावर्स का शेयर बल्कि वोडाफोन आइडिया का शेयर भी फोकस में था, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इंडस टावर्स मजबूत होगा तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी वोडाफोन आइडिया का ही शेयर होगा। अगली खबर जियो फाइनेंशियल से जुड़ी हुई है। जियो फाइनेंशियल में प्रमोटर ग्रुप ने अपना निवेश और बढ़ाया है। 2 प्रमोटर ग्रुप कंपनियों ने इस कंपनी में 3,956 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वारंट्स इशू के जरिए प्रमोटर्स ने ये रकम कंपनी में इन्फ्यूज़ की है। 316 रुपये 50 पैसे के दाम पर 50 करोड़ वारंट्स प्रमोटर ग्रुप कंपनियों को जारी किए जाएंगे और प्रमोटर ग्रुप से जुटाई रकम का इस्तेमाल इस कंपनी के विस्तार पर किया जाएगा। 4 सितंबर को जियो फाइनेंशियल के शेयर ने खुलते ही 316 रुपये का हाई बनाया और डे लो के आसपास ही 1.25% की गिरावट के साथ शेयर 309 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में इस हफ्ते बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद हमने देखा शेयर में गिरावट देखने को मिली। 2005.9 करोड़ में 12.2% हिस्से की ब्लॉक डील हुई और वेस्टब्रिज कैपिटल ने 328 रुपये 85 पैसे पर 6 करोड़
9 लाख शेयरों की बिकवाली इस कंपनी में करी है। 8.09 करोड़ शेयर या पूरी 16.9% हिस्सेदारी बेचने की खबर थी। हालांकि पूरी हिस्सेदारी नहीं बेची गई है क्योंकि जून में भी आप देखें तो वेस्टब्रिज कैपिटल ने इस कंपनी में करीब 12.4% हिस्सा बेचा था। इस ब्लॉक डील में इंटरेस्टिंगली म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों समेत कुल 24 संस्थागत निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके बाद 4 सितंबर को एप्टेस वैल्यू हाउसिंग के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 345 रुपये का हाई तो छुआ और कारोबार की क्लोजिंग आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ 330 रुपये 15 पैसे के स्तर पर डे लो के आसपास जाकर देखने को मिली। जोमैटो के बाद इस हफ्ते स्विगी ने भी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 15 रुपये प्रति ऑर्डर कर दी है। 3 हफ्तों में तीसरी बार ऐसा हुआ कि कंपनी की ओर से प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई गई है। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इस कंपनी ने फीस को बढ़ाकर 14 रुपये किया था। हालांकि बाद में इस फीस को बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया था, लेकिन 4 सितंबर को स्विगी के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 436 रुपये 25 पैसे का हाई छुआ और कारोबार की क्लोजिंग करीब 2.25% की गिरावट के साथ 423 रुपये 45 पैसे के स्तर पर डे लो के करीब जाकर हुई। एंजल वन की नए ग्राहक जोड़ने की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखी है। दरअसल अगस्त में ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन 15% घटकर 5.5 लाख पर रहता हुआ दिखा है। ये मंथन मंथ आधार पर नंबर है और जुलाई में 6.4 लाख था ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन। 4 महीने की लगातार बढ़त के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी की ओर से क्लाइंट एडिशन में गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में हालांकि कुल क्लाइंट बेस 1.5% बढ़कर 3 करोड़ 35 लाख पर पहुंचता हुआ दिखा है। इस खबर के चलते 4 सितंबर को एंजल वन के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 2340 रुपये का हाई तो छुआ, लेकिन जब यह खबर आई तो उसके बाद कारोबार की क्लोजिंग आधा % नीचे 2263 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। हालांकि इसका 52 वीक हाई 3500 रुपये का था। अगली खबर समान कैपिटल से जुड़ी हुई है और इस कंपनी के बोर्ड में एक नई नियुक्ति हुई है। हिमांशु मोदी को डेप्यूटी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 सितंबर से ये इनकी नियुक्ति लागू भी हो गई है और आपको बता दें कि हिमांशु मोदी कॉर्पोरेट फाइनेंस में 26 साल का अनुभव रखते हैं। इससे पहले वो बार्कलेस, एसएल ग्रुप, इसके साथ साथ बेनेटन कोलमैन और सुजलॉन में भी अहम पदों पर अपनी भूमिका निभा चुके हैं। 5 सितंबर को समान कैपिटल के शेयर में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन 1 सितंबर को शेयर में पहले ही शायद इसका इम्पैक्ट आ चुका था और उस दिन शेयर में बड़ी तेजी आ चुकी थी। एचडीएफसी लाइफ की ग्राहकों को फायदा देने की घोषणा सामने आई है। दरअसल कंपनी का नए जीएसटी स्ट्रक्चर में शिफ्ट होने का ऐलान आता हुआ दिखा है। 22 सितंबर से नई टैक्स रिजीम में ये कंपनी शिफ्ट होती हुई दिखेगी, जिस दिन से नए रेट्स लागू होते हुए नजर आएंगे। यानी कि सभी इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर जो नया जीएसटी स्ट्रक्चर है वो इस कंपनी की ओर से लागू कर दिया जाएगा। 5 सितंबर को एचडीएफसी लाइफ के शेयर में 753 रुपये 40 पैसे का लो लगाने के बाद रिकवरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। भारत फोर्ज की आंध्र प्रदेश में विस्तार की योजना है। दरअसल कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 950 एकड़ जमीन खरीदने की घोषणा की है। इनकी एक सब्सिडरी है अग्नि अस्त्र एनर्जेटिक्स के नाम की, जिसने एपीआईआईसी के साथ करार किया है। एपीआईआईसी यानी कि आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, जिसके साथ ये करार किया गया है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लगाने के लिए जो ज़मीन खरीदी गई है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 5 सितंबर को भारत फोर्ज के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 1149 रुपये 90 पैसे का हाई छुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग हल्की बढ़त के साथ देखने को मिली। जीएसटी कटौती पर आरसी भार्गव, जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन हैं, उनकी ओर से एक बड़ा बयान आता हुआ दिखा। उनका कहना है कि एंट्री लेवल गाड़ियों की कीमत में 8.5 से 9% की कमी देखने को मिल सकती है। 22 सितंबर से छोटी गाड़ियों की बिक्री में तेज रिकवरी भी संभव है, जब से ये नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि क्रिसिल इंटेलिजेंस का भी यही मानना है कि छोटी गाड़ियों की कीमतों में 8.5% की कमी देखने को मिल सकती है। 5 सितंबर को मारुति सुजुकी के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 14,701 रुपये का लोच हुआ, लेकिन कारोबार की क्लोजिंग निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ देखने को मिली। लोकल ई कॉमर्स कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता हुआ दिख सकता है। ये जीएसटी के फाइन प्रिंट से खबर निकल के सामने है, जिसके मुताबिक इन कंपनियों पर यानी कि ई कॉमर्स कंपनियों पर सालाना 180 से 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। दरअसल हुआ यह है कि डिलीवरी वर्कर्स पर अब 18% जीएसटी लागू होती हुई दिखेगी, जो कि पहले नहीं था। दरअसल पहले डिलीवरी वर्कर्स को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन नए फाइन प्रिंट्स के मुताबिक अब इनको भी शामिल किया गया, जिसके मुताबिक मॉर्गन स्टैनली का ऐसा मानना है कि जोमैटो के ऊपर 2 रुपये प्रति ऑर्डर और ब्लिंकिट के ऊपर
इसका कोई असर नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ स्विगी के ऊपर 2 रुपये 60 पैसे और इंस्टामार्ट पर इसका 80 पैसे प्रति ऑर्डर के आसपास का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इन कंपनियों पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यही कारण है कि 5 सितंबर को स्विगी और एटर्नल के शेयरों में शुरुआती कमजोरी तो देखने को मिली, लेकिन कारोबार का अंत निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी के साथ हुआ और एटर्नल के शेयर ने तो इंटरडे में रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट में 2 नई कंपनियों ने दस्तक दी, जिसमें पहला नाम है एलनॉन हेल्थ केयर का। इस कंपनी की लिस्टिंग सुस्त रहती हुई दिखी। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 92 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 1% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि 91 रुपये प्रति शेयर इस कंपनी का इशू प्राइस तय किया गया था। इशू ठीक ठाक भरा था, 7 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 121 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए पूरी रकम कंपनी को मिली है। ओएफएस का कोई पार्ट नहीं था, लेकिन लिस्टिंग के बाद शेयर ने 92 रुपये 50 पैसे का हाई तो छुआ, लेकिन 90 रुपये 78 पैसे तक का लो भी देखने को मिला था और इशू प्राइस से करीब 0.25% ऊपर ही 91 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। दूसरा नाम है विक्रांत इंजीनियरिंग का। इसकी लिस्टिंग भी सुस्त रही। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएसई पर यह शेयर 99 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 2.1% प्रीमियम पर। इशू प्राइस था 97 रुपये का, जिस वजह से ये लिस्टिंग सुस्त देखने को मिली। हालांकि ये इशू अच्छा भरा था, 23.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 772 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। 721 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था और ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को 51 करोड़ रुपये की रकम मिली है। लिस्टिंग के बाद इस शेयर ने 101 रुपये 77 पैसे का हाई छुआ और 93 रुपये 26 पैसे का लो भी लगाया और इशू प्राइस से करीब 2% नीचे 95 रुपये 20 पैसे पर इस शेयर में कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ चलते हैं और आपको ले चलते हैं इस सेगमेंट से जुड़ी हुई पहली खबर की तरफ, जो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज से जुड़ी हुई। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की सब्सिडरी कंपनी के लिए यूएस से एक बुरी खबर आती हुई दिखी है। यूएस की सब्सिडरी को $9.65 करोड़ का भुगतान करने का आदेश मिला है। साउथ कैरोलिना की कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ ये फैसला दिया है। प्रिस्मियन केबल्स एंड सिस्टम्स नाम की एक कंपनी है जिसने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद कोर्ट का फैसला आता हुआ दिखा है। आपको बता दें कि इस सब्सिडरी कंपनी और इसके कर्मचारी के ऊपर नॉन कम्पीट क्लॉज के उल्लंघन का आरोप लगता हुआ दिखा है, जिसके वजह से ये फैसला आता हुआ दिखा। हालांकि कंपनी ने कहा कि इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, पर चूंकि सब्सिडरी के ऊपर इंपैक्ट आएगा तो स्टॉक ने उसके ऊपर रिएक्शन भी दिया। 1 सितंबर को स्टरलाइट टेक के शेयर में करीब 6% की गिरावट के साथ 107 रुपये 99 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि इंट्राडे में शेयर 105 रुपये 73 पैसे तक भी फिसल गया था। इंडसइंड बैंक के शेयरधारकों ने अहम प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। 2 नॉमिनी डायरेक्टर्स को शामिल करने का प्रस्ताव शेयर होल्डर्स की ओर से खारिज कर दिया गया है। बावजूद इसके कि इस प्रस्ताव को आरबीआई और बैंक के बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल चुकी थी। 54.04% शेयरधारकों ने बैंक के एओए यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में बदलाव के खिलाफ वोटिंग की है। हालांकि राजीव आनंद, जिनको नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है, उनकी नियुक्ति को शेयरधारकों की ओर से हरी झंडी दिखा दी गई है। इसी वजह से 1 सितंबर को इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 0.25% की बढ़त के साथ 752 रुपये 25 पैसे पर डे हाई के करीब कारोबार की समाप्ति हुई। हालांकि शेयर का इंटरडे लो 741 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब रुख करते हैं स्टार्टअप्स की खबरों का। आपको ले चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टार्टअप अपडेट, और चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है बोट के आईपीओ से जुड़ी हुई। आईपीओ लाने के लिए दूसरी बार ये कंपनी किस्मत आजमाने जा रही है। दरअसल इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है इमेजिन मार्केटिंग, जिसको आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से इसको मंजूरी दे दी गई है। आईपीओ के लिए इस कंपनी ने अप्रैल में गोपनीय रूप से अपना जो डीआरएचपी है, यानी कि जो अर्जी है, उसको दाखिल किया था। माना जा रहा है कि इस आईपीओ के जरिए कंपनी की $1.5 अरब के वैल्यूएशन पर नजर है। 2022 में भी हुआ था जब कंपनी ने अपना डीआरएचपी फाइल किया था और 2000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाना चाहती थी, लेकिन मार्केट की जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो उठापटक है, उस वजह से इस आईपीओ के खिलाफ इस कंपनी ने कदम उठाया था। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ, क्योंकि
मनी9 आपके लिए लेकर आया है मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसके ज़रिए आप चाहें तो हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट दे सकते हैं, अपनी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई उलझनों का जवाब पा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपको हमारा जो प्राइम मेंबरशिप है उसको सब्सक्राइब करना होगा। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर और आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। और विदा होने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।